What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, welcome back to our 100 days commerce master class. और हम लोग इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स वीक। तो बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर करे इस वीक के अंदर, जो कि थे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। इकोनॉमिक्स की बारी आ गई है, आज हम लोग बैंकिंग कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ADAS की शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रहने वाली हैं। फिर मैं इंडियन इको भी साथ में ही स्टार्ट कर लूँगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो बहुत शानदार रहने वाला है हमारा आने वाला पूरा मंथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैंकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। एज पर द लेटेस्ट CBSE सिलेबस बैंकिंग में हमें पढ़ना है एक तो सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस, और दूसरा हमें पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। अब मैं फिर भी आपको कमर्शियल बैंक्स का एक बेसिक थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह समझा देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ी चीज़ें आसान रहे। तो देखो, सबसे पहले जो बैंक्स होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके साथ पब्लिक डीलिंग होती है, जिसमें हम जाके पैसा जमा करते हैं, हम लोन लेते हैं, हम लोग इस तरीके से अपना पैसे का लेन देन करते हैं। उन बैंक को बोला जाता है कमर्शियल बैंक। और उन्हीं सभी बैंक्स का भी एक बैंक होता है, यानी उनके भी एक पापा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक हर कंट्री में एक होता है। हम लोग यानी कि जनता उस सेंट्रल बैंक के साथ डील नहीं करता। कौन डील करता है सेंट्रल बैंक के साथ? गवर्नमेंट डील करता है, सभी बैंक्स डील करते हैं। एक आम आदमी का, पब्लिक का सेंट्रल बैंक से कोई लेना देना नहीं होता। और जो कमर्शियल बैंक हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे HDFC, ICICI, पब्लिक सेक्टर जैसे SBI, PNB। तो इस तरीके के बैंक्स जो हमारे साथ डील करते हैं उनको कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। सर, कमर्शियल बैंक्स हैं क्या? तो कमर्शियल बैंक से भी पहले हम बैंक की डेफिनेशन समझते हैं कि बैंक क्या है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ, कौन से फंक्शंस? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी पैसा जमा करती है जहां पे पब्लिक, गिविंग लोन्स, जो हमें लोन देता है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, यानी बैंक का भी जो मेन एम होता है वो पैसा कमाना ही होता है। ठीक हो गया? तो अब हम शुरुआत करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। सर, ये सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होगा? देखो, मैंने आपको क्या बताया, सभी बैंक्स के भी पापा वो सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी, एक सुप्रीम बॉडी है, विच कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट। कंट्रोल का मतलब उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, कंट्रोल बना के रखना कि क्या चल रहा है, इंक्वायरीज करना। ऑपरेट्स, सारे ऑपरेशंस का ध्यान रखना। रेगुलेट्स, रूल्स बनाना। डायरेक्ट्स, यानी कमांड करना कि कैसे चलना है। पूरे के पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को जो करेगा उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक हो गया? It is known as the apex supreme body as it occupies the topmost position in the monetary and banking system. इसको हम apex body बोलते हैं क्योंकि ये टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर है, इससे आगे कोई नहीं है। ठीक हो गया? All the financially developed countries have their own central bank. इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है। स्टैब्लिश कब हुआ था? April 1, 1935 में, और इसका एक्ट कब आया था? 1934 में। ठीक है जी। अब सर, RBI के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? बच्चों, ये फंक्शंस हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं। अगर आपने एक बार ये फंक्शंस अच्छे से कर लिए, एग्जाम में यही आने हैं 100%। इस पे आप 100% एग्जाम लिख सकते हो। एग्जामिनेशन में 100% यही आने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन इज बच्चों करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी को हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक ऑफ इशू या फिर करेंसी अथॉरिटी? तो देखो बच्चों, करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में करेंसी इशू करने की, करेंसी इशू करने का मतलब जितने भी नोट्स हैं, है ना, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, 500 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो, जितने भी नोट्स हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ देना है और सारे सिक्कों को छोड़ देना है, कॉइन्स को छोड़ देना है। तो सारे नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स कौन इशू करता है? RBI इशू करता है। यानी हम जितना भी कैश यूज करते हैं ना, वो कौन छाप रहा है?
आरबीआई प्रिंट करके दे रहा है। तो क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी, सोल का मतलब सिंगल अथॉरिटी है। सर ये 2-3 लोगों को क्यों नहीं दी गई? अब तुम समझते हो ना हमारे इंडियंस कितने डाउटफुल होते हैं, हल्का सा कहीं कलर अगर बदल गया या हल्का सा प्रिंटिंग डिजाइन बदल गया तो कहेंगे ये नकली है, ये असली है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो एक ही रहे, एक ही तरह की प्रिंटिंग हो, इसीलिए एक ही अथॉरिटी को पावर दी गई है, ठीक है, टू इशू द करेंसी in the country. In India, RBI has the sole right of issuing paper currency note except, ये 1 मार्क के लिए ध्यान रखना है, 1 रुपए का नोट और सभी कॉइन्स ये कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आरबीआई के हाथ में नहीं है। डिवाइड करी गई हैं बेसिकली पावर्स ताकि सब कुछ 100% आरबीआई के पास भी ना रहे। तो कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने हाथ में रखे हैं और आरबीआई को पावर दी है कि भैया आप सारे के सारे नोट प्रिंट कर लो 1 रुपए के नोट को छोड़ के। ऐसी क्या एडवांटेजेस होंगे आरबीआई को सोल अथॉरिटी बनाने के? सबसे पहला यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा, यानी एक ही तरीके के नोट सर्कुलेट होंगे मार्केट में। दूसरा, सेंट्रल बैंक को पावर मिलेगा कि वो मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकता है। देखो मनी सप्लाई मैंने आपको पढ़ाया मनी में कि पब्लिक के पास कितना मनी है। अगर बहुत ज़्यादा मनी हो जाता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशंस बन जाती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, क्योंकि सब कुछ आरबीआई के हाथ में है, तो मनी सप्लाई को कम भी कर सकता है। इसी तरीके से डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है। तो आरबीआई अगर सिंगल ही अथॉरिटी है जिसके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं तो वो मनी सप्लाई को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद सरकार सुपरविजन बना सकती है, अच्छे से कंट्रोल रख सकती है ना, पब्लिक फेथ बना रहता है, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास बेनिफिट्स रहते हैं। आप कोई भी 3 बेनिफिट्स इसके साथ लिख के आ जाओगे एग्जाम में, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो करेंसी अथॉरिटी का। अगला कौन सा आता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? सरकार का बैंक। यानी कि जैसे हमें पैसा जमा करना होता है, लोन लेना होता है, तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। सरकार को पैसा जमा करना हो, लोन लेना हो, पेमेंट करानी हो, किस तरीके से होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, आरबीआई सरकार के बिहाफ पे 3 तरीके से काम करता है। 3 तरीके से कैसे? सबसे पहले बनेगा वो गवर्नमेंट का बैंकर। बैंकर का मतलब गवर्नमेंट का पैसा डिपॉजिट करना, गवर्नमेंट का लोन देना। दूसरा बनेगा वो गवर्नमेंट का एजेंट। एजेंट का मतलब सरकार की कोई पैसा कलेक्ट करना है सरकार का, कहीं से कोई पेमेंट करना है तो गवर्नमेंट का एजेंट भी यही बनेगा। और फिनेंशियल एडवाइजर, सरकार को कोई एडवाइस चाहिए रिलेटिंग टू फाइनेंस तो वो भी आरबीआई बनेगा। तो 3 चीजें लिख के आनी है कि आरबीआई सरकार का बैंकर भी है, एजेंट भी है, फिनेंशियल एडवाइजर भी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो बैंकर बनके वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे सरकार का एक करंट अकाउंट रखेगा अपने पास, सरकार की रिसिप्ट्स यहाँ पे आएंगी सारी की सारी, सरकार की पेमेंट सारी की सारी ये करेगा। उसके साथ साथ सरकार को अगर लोन वोन चाहिए तो लोन प्रोवाइड करेगा। तो आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है। दूसरा गवर्नमेंट का एजेंट है। एजेंट है तो जितना भी पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट का मतलब सरकार जितना भी कोई कहीं से लोन कलेक्ट कर रही है, जनता से लोन कलेक्ट कर रही है, व्हाटएवर, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट को? आरबीआई रिप्रेजेंट करेगा। तो सरकार का एजेंट भी कौन है? आरबीआई है। उसके साथ साथ अगर सरकार को कोई एडवाइस चाहिए अलग अलग मैटर्स पे, टाइम टू टाइम इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मनी सप्लाई कितना होना चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, एडवाइस भी सारी की सारी कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। तो सेंट्रल बैंक सरकार का बैंकर है, एजेंट है और फिनेंशियल एडवाइजर है। इसके बाद क्या होता है बच्चों? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, सभी बैंक्स का बैंक। मैंने बताया ना पापा है ये। तो सबसे पहले नोट छापेगा करेंसी अथॉरिटी, दूसरा सरकार का बैंक है, तीसरा सभी बैंक्स का भी बैंक यही है, बैंकर्स बैंक। इसका मतलब हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं, जो रिश्ता पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, हमारा कमर्शियल बैंक से क्या रिश्ता है? डिपॉजिट करना, लोन लेना, पेमेंट्स कराना, ट्रांजैक्शंस कराना। सेम रिश्ता कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ है। सेम, बिल्कुल सेम वही रिश्ता कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के साथ करता है। यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करेगा? कमर्शियल बैंक पूरी की पूरी प्रॉपर डीलिंग सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगा, सेंट्रल बैंक से लोन लेगा, सेंट्रल बैंक से ट्रांजैक्शंस कराएगा। तो बिल्कुल सेम रिलेशन जो पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ, वही सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ। ठीक हो गया? देयर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अ कंट्री, देयर शुड बी सम एजेंसी, कोई ना कोई एजेंसी होनी चाहिए to regulate and supervise their functioning. Being the apex bank, central bank act करता है as a banker to other banks.
अब देखो बैंकर बनके क्या क्या परफॉर्म करता है ये एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया लिख लेना। अगर वो बैंकर है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, कस्टोडियन बनेगा सारे के सारे कैश रिजर्व्स का। कैश रिजर्व्स का मतलब जितना भी बैंक्स के पास बच्चों पैसा आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास 100 रुपये आए तो मैं उस 100 के 100 को लोन के फॉर्म में नहीं बांट सकता, मुझे उसका कुछ परसेंट 5-7-10% एज पर रूल आरबीआई के पास जमा करना होता है, ठीक है, और कुछ अपने पास रखना होता है। जैसे सपोज करो कि 100 रुपये मेरे पास डिपॉजिट हुए, मैं पंजाब नेशनल बैंक हूँ, मेरे पास 100 रुपये जमा हुए, तो मैं उसका 10 रुपये लेट सपोज 10% आरबीआई के पास रखूंगा, 10% यानी 10 रुपये अपने पास रखूंगा। अब 100 में से 20 रुपये का रिजर्व बन गया, 80 मैं पब्लिक को लोन की फॉर्म में बांट सकता हूँ। ये रूल्स होते हैं। बैंक हर डिपॉजिट पे हमारे से कुछ ना कुछ रिजर्व्स बनवा लेता है। रिजर्व्स क्यों बनवाता है? क्योंकि बैंक को पता है अगर वो कस्टमर अपने 100 वापस लेने आ गया और इसने सारे लोन में बांट दिए तो कहाँ से वापस करेगा? पैसा तो जनता का ही है, वापस तो करना पड़ सकता है, तो अपने रिजर्व्स में से वापस तो कर पाएगा कम से कम। इसीलिए आरबीआई बोलता है थोड़ा सा रिजर्व हमारे पास बनाओ, थोड़ा सा रिजर्व अपने पास रखो। तो आरबीआई के पास रिजर्व बना है, इसीलिए बोला जाता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। तो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स, जिनको हम सीआरआर बोलते हैं। इस रिजर्व को क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं, विद द सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या बन गया? कस्टोडियन बन गया। बोलते हैं ना वो पुलिस की कस्टडी में है, यानी पुलिस ने उसको अपने पास रखा है। तो कमर्शियल बैंक के रिजर्व किसकी कस्टडी में है? सेंट्रल बैंक की कस्टडी में। उसके साथ साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब होता है? एक आखिरी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। अगर सेंट्रल बैंक ना हो तो कमर्शियल बैंक को बहुत पैसे की जरूरत पड़े और कहीं से नहीं मिल रहा, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो अल्टीमेटली उसका आखिरी साथी कौन है? डूबते को तिनके का सहारा कौन है? वो है सेंट्रल बैंक। तो अगर कमर्शियल बैंक का कोई कमिटमेंट है, किसी का पैसा देना है और पैसा उसको किसी सोर्स से अरेंज नहीं हो रहा, तो उसका लास्ट में हेल्प कौन करने वाला है? सेंट्रल बैंक हेल्प करने वाला है। तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक। ठीक हो गया, परफेक्ट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है? अगर इंटर बैंक कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटर बैंक बच्चों अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, पीएनबी की एसबीआई से पेमेंट करानी है, एसबीआई की पीएनबी से पेमेंट करानी है, तो इंटर बैंक कोई भी पेमेंट करानी है तो वो सारी की सारी कौन क्लियर कराता है? आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक के पास सबके खाते तो हैं ही भैया, आरबीआई के पास सबके खाते हैं, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो किसी का अगर किसी के साथ भी कोई क्लियरेंस करना है, किसी को एक दूसरे की पेमेंट करनी है, तो आरबीआई को बोल दो यार, कर देगा, है ना। तो क्या लिखा है? एज सेंट्रल बैंक होल्ड्स कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम्स ईजी एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। तो कुछ ना कुछ क्लियरेंस एक दूसरे बैंक अकाउंट की करनी होती है तो वो कर सकता है। तो सभी बैंकों के लिए क्लियरिंग हाउस सेंट्रल बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी उनकी अंतिम एक ऑप्शन सेंट्रल बैंक है। अगर उन्हें कहीं पैसा नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ उनके रिजर्व्स की कस्टडी भी किसके पास होगी? सेंट्रल बैंक के पास होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का क्या मतलब होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, RBI is empowered to regulate the money supply in the economy through its monetary policy। इसका मतलब ये है RBI के पास पावर है कि वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है तो उसको कम कर सकता है, मनी सप्लाई कम है तो उसको ज़्यादा कर सकता है। फिलहाल कैसे कंट्रोल कर सकता है? हाउ RBI कंट्रोल्स क्रेडिट। इसके लिए मैं आपको पूरा एक चार्ट बनवा देता हूँ। रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, LRR, मार्जिन, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सारे ही हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा एक चार्ट बनवा देता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझा भी दूंगा और आपको बढ़िया तरीके से फंक्शन समझ भी आ जाएगा, क्योंकि ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में आएगा ये। ठीक है, अब देखो आरबीआई क्या करेगा? क्रेडिट कंट्रोल करेगा। पूरा चार्ट बना लेना। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इसकी पॉलिसी है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों?
मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वांटिटेटिव में इसके पास क्या क्या है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एलआरआर। लिख लो सारे के सारे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और LRR। LRR की फुल फॉर्म होती है बच्चों लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। और क्वालिटेटिव में क्या क्या होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो बच्चों, मैं आपको पूरा का पूरा क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी समझाता हूं अगले 10 मिनट में बहुत शानदार तरीके से। देखो हमें क्या करना है, क्रेडिट कंट्रोल करना है। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब है कि हमें मनी सप्लाई को कम करना है मेरा बच्चा। मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को रोकना है। इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत मनी सप्लाई है, हमें उसको कंट्रोल करना है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बोलता है हमारे पास दो पॉलिसीज हैं, एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी और एक है क्वालिटेटिव मेजर्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव सारे के सारे समझाता हूं, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं ये है पापा, पापा यानी आरबीआई, ये है छोटा बच्चा यानी पीएनबी या एसबीआई कुछ भी हो सकता है, और ये है पब्लिक यानी कि जनता, ठीक है, चिंटू चिंटी, ये हमारी पब्लिक है। अब हो क्या रहा है बच्चों, एज्यूम करो कि पब्लिक को लोन की जरूरत है, तो पब्लिक लोन लेने किसके पास जाएगी, पब्लिक जाएगी इधर, हमें लोन चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे भैया, इंटरेस्ट लगेगा। तो इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, लेंडिंग रेट। इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, लेंडिंग रेट। तो अगर चिंटू चिंटी पीएनबी के पास यानी हम लोग पीएनबी के पास लोन लेने के लिए जाएं तो ये हमारे से इंटरेस्ट लेंगे, लोन फ्री में तो नहीं मिलेगा, है ना। अब इनके पास पैसा कहां से आएगा, कुछ पैसा पब्लिक का ही होता है जिन्होंने जमा किया होता है, और कुछ बार ये पैसा किससे लेते हैं, आरबीआई से। आरबीआई को बोलते हैं पापा पापा लोन चाहिए, तो पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तू लोन लेके पैसा तो आगे पब्लिक में ही बांटेगा, वहां से पैसा कमाएगा, तो हम भी तेरे से इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट लगेगा। तो बच्चों जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है क्या करने के लिए, लोन लेने के लिए, अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बच्चों बैंक रेट या फिर रेपो रेट। मतलब समझे, तो रेपो रेट या बैंक रेट क्या है, रेपो रेट या बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कौन चार्ज करता है, सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से लोन्स के लिए। सर फिर ये दो अलग अलग क्यों हैं बच्चों, अगर लोन लॉन्ग टर्म हुआ तो लॉन्ग टर्म में बैंक रेट चलता है, अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो शॉर्ट टर्म में बच्चों रेपो रेट चलता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर तक, और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 to 20 ईयर्स, मतलब मीडियम और लॉन्ग इसी में आ जाता है। तो मोर देन 1 ईयर अगर है, इसको मोर देन 1 लिख देता हूं। तो अगर लॉन्ग टर्म का लोन है, लॉन्ग टर्म का लोन है तो उस पर बैंक रेट लगेगा, और अगर शॉर्ट टर्म का लोन है तो उस पर रेपो रेट लगेगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चों मनी सप्लाई कंट्रोल करना, यानी कि हम चाहते हैं कि पब्लिक तक पैसा ना पहुंचे। तो आरबीआई क्या करे इस सिनेरियो में, आरबीआई चाहता है पब्लिक तक पैसा ना पहुंचे। अगर पब्लिक तक पैसा ना पहुंचे तो आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा, आरबीआई रेपो रेट भी बढ़ा देगा।
तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को बढ़ा दो। अगर दोनों को बढ़ा देंगे तो इनको लोन महंगा मिलेगा, इनको लोन महंगा मिलेगा तो अपने आप ये पब्लिक को भी लोन महंगा देंगे, यानी अपने वाला इंटरेस्ट यानी लेंडिंग रेट भी बढ़ा देंगे। पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो कंपैरेटिवली कम लोग लोन लेंगे, हाँ या ना? मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या नहीं होगा? लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक रेट को भी बढ़ा देता है, आरबीआई रेपो रेट को भी बढ़ा देता है। ये दोनों बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आरबीआई अपने लोन महंगे कर देता है। तो जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलता है तो वो पब्लिक को भी महंगा देते हैं, अल्टीमेटली लोग कम लोन लेते हैं तो फायदा रहता है, मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। सर ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखो रिवर्स रेपो रेट नाम से ही पता चल रहा है, रेपो रेट का उल्टा होता होगा, रेपो रेट का उल्टा होता होगा। आ जाओ फिर से चलते हैं हम लोग यहीं पे। पापा बनाते हैं आरबीआई, बच्चे बनाते हैं पीएनबी और चिंटू चिंटी बनाते हैं यानी कि जनता, पब्लिक। ये खुश। आप मुझे बताओ, अगर पब्लिक अपना पैसा पीएनबी में डिपॉजिट करती है, पैसा जमा करना है, तो क्या इनको इंटरेस्ट मिलेगा? अगर हम अपना पैसा पीएनबी के पास जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, है ना? सिमिलरली अगर पीएनबी अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो इसको भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट आरबीआई पीएनबी को देता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखो उल्टा हो गया नहीं हो गया? रेपो रेट इनसे चार्ज किया जा रहा था, रिवर्स रेपो रेट इनको पे किया जा रहा है। तो अब हम क्या करें रिवर्स रेपो रेट में कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए? हमें क्या करना है? हमें ये कोशिश करनी है कि जनता में चिंटू चिंटी तक कम से कम पैसा पहुंचे। तो हम क्या करेंगे बच्चों? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे, हम इसको इंक्रीज कर देंगे। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या पीएनबी को पता लगेगा कि यार यहां से तो खूब इंटरेस्ट मिलेगा, आरबीआई तो बहुत इंटरेस्ट दे रहा है, आरबीआई तो बहुत इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या ये अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इधर डिपॉजिट करके रखेंगे, ये अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इधर जमा करके रखेंगे? अगर ये ज्यादा से ज्यादा पैसा इधर जमा कर देंगे तो पब्लिक को देने के लिए इनके पास पैसा कम होगा, तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। तो हमें क्या करना है बच्चों? अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो हमें रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देना है। देख रहे हो, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। नेक्स्ट क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आ जाओ अब इसको समझते हैं। ये पापा हैं यानी कि आरबीआई, और ये चिंटू चिंटी हैं यानी कि जनता। जनता के पास है बच्चों पैसा, जनता के पास क्या है? पैसा। सबसे बड़ा रुपया, है ना? लो जी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जनता के पास है पैसा, ठीक है। अब आरबीआई के पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बच्चों बाइंग यानी खरीदना, एंड सेलिंग यानी बेचना। किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या चीज है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट के कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज हो सकती हैं, कोई शेयर्स हो सकते हैं, कोई ऐसी सिक्योरिटी हो सकती है जो पब्लिक काफी डिमांड करती है। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने का क्या फायदा होता है? हम लोग नॉर्मली भी तो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, पब्लिक नॉर्मली भी अपना पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके क्या फायदा होता है? गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके क्या फायदा होता है? एक तो सेफ होती है, इनके भागने का कोई खतरा नहीं है, रिस्क नहीं है। कोई प्राइवेट कंपनी भाग सकती है, सरकार कहाँ भागेगी भाई? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट होता है ये सेफ होती है, रिटर्न फिक्स्ड होता है, इनकम टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, फिक्स रिटर्न्स होते हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनता है। तो आरबीआई क्या चाहता है कि जनता के पास ज्यादा पैसा ना रहे, मनी सप्लाई कंट्रोल करना चाहता है।
तो आरबीआई इस टाइम पे क्या बोलता है, आरबीआई कांटेक्ट करता है गवर्नमेंट से। आरबीआई गवर्नमेंट को बोलता है आप प्लीज कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालो ना, और मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करूंगा। अगर आरबीआई बच्चों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा तो पब्लिक के हाथ में क्या चला जाएगा, सिक्योरिटीज चली जाएंगी। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरीके की चीजें। और आरबीआई क्या ले लेगा पब्लिक से, सारा का सारा पैसा। जब आरबीआई सारा का सारा पैसा खींच लेगा, सिक्योरिटी इधर दे देगा, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया या नहीं हो गया। ये सारा का सारा पैसा तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, इनके हाथ में क्या दे दी, सिक्योरिटीज दे दी। सिक्योरिटी तो बस कागज के टुकड़े हैं, मनी आपका ब्लॉक हो गया। अब आप 3-4 साल के लिए जितना भी उसका लॉक इन पीरियड है उस सिक्योरिटी को बेच तो सकते नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी तो फिक्स टाइम पीरियड के साथ आई है, और पैसा सारा इधर चला गया। तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया। तो जब भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है। और अगर मनी सप्लाई बढ़ाना हो सर तो परचेज कर लेता है, इनसे सिक्योरिटी खरीद लेगा, सिक्योरिटी इधर, पैसा वापस दे देगा, देखो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, है ना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, सरकारी सिक्योरिटीज की बाइंग या सेलिंग करना। आरबीआई ही करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एजेंट तो आरबीआई है भाई, अभी पढ़ के आए, राइट। लो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करने वाला है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को सेल करेगा। अच्छा जी सर, व्हाट इज एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो मैंने आपको अभी बताया पीछे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स में मैंने आपको बताया कि एक पीएनबी है, एक पब्लिक है और एक पापा है। पापा मतलब आरबीआई है, एक जनता है यानी चिंटू चिंटी। तो चिंटू चिंटी ने अपने यहाँ पे पैसे जमा करे यानी डिपॉजिट करे, कितने रुपए, लेट सपोज 100 रुपये, 100 रुपीज़ डिपॉजिट करे। और बंटी और मिंटी दो नए कैरेक्टर आ गए हैं, बंटी और मिंटी, ये थे चिंटू चिंटी। इन्होंने अपना पैसा जमा करा, तो बैंक नॉर्मली क्या करता है, इनको लोन की फॉर्म में बांट देता है। इनको क्या दे देता है, लोन की फॉर्म में बांट देता है। बट सारा पैसा ऐसे ही ना बढ़ जाए, तो आरबीआई के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है भैया, आपको थोड़ा सा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा 100 में से, और थोड़ा सा हमें जमा कराना पड़ेगा। तो लेट सपोज 10% आपको अपने पास रखना है, 10% हमारे पास रखना है, बाकी 80% आप लोन के फॉर्म में बांट सकते हो। तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपये यहाँ रखे जाएंगे अपने पास, 10 रुपये यहाँ रखे जाएंगे, और 80 रुपये इन दोनों में लोन की फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 80 रुपये का लोन इनको मिल सकता है। अब आरबीआई क्या चाहता है कि भैया मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, मनी सप्लाई कम पहुंचे पब्लिक में। तो आरबीआई क्या करता है, जो परसेंटेज आपको अपने पास रखनी है उसको 10 से बढ़ा के 20% कर देगा, बढ़ा देगा। अपने वाली भी 10 से बढ़ा के 20% कर देगा। तो अब यहाँ पे 10 की जगह कितने सेव करने पड़ेंगे, 20। यहाँ पे भी 10 की जगह कितने सेव करने पड़ेंगे, 20। पब्लिक में कितना जाएगा, अब देखो 100 में से 40 तो सेव हो गए, तो पब्लिक के पास कितना पहुंचेगा, 60 पहुंचेगा सिर्फ। मनी सप्लाई 20 से कंट्रोल हो गया या नहीं हो गया। तो आरबीआई इस तरीके से भी मनी सप्लाई कंट्रोल करता है बच्चों। कैसे कंट्रोल करता है, एलआरआर को बढ़ा के। इन दोनों परसेंटेजेस को क्या बोला जाता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या सर अपना अपना नाम भी होता है कुछ, हाँ जी। जो आरबीआई के पास रखा गया रिजर्व, जो आरबीआई के पास बनाया गया, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, तो सी से सेंट्रल बैंक, सी से सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखेगा, आरबीआई के पास। और जो अपने पास रखेगा उसको क्या बोलते हैं, जो अपने पास रखेगा बच्चों उसको बोलते हैं एसएलआर। सर एसएलआर का क्या फुल फॉर्म है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो पीएनबी आरबीआई के पास रखेगा, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का क्या फुल फॉर्म है, यानी क्या मतलब है, जो अपने पास रखेगा, खुद के पास रखेगा। और एसएलआर सीआरआर दोनों को जोड़ो तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बनता है। तो हमें करना क्या है भैया, हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए एलआरआर को
बढ़ा देना है, यानी कि CRR भी बढ़ा देंगे और SLR भी बढ़ा देंगे। स्क्रीनशॉट लेके चलो बच्चों। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स खत्म। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, क्रेडिट कंट्रोल करना है, तो सबको ही बढ़ाना है। बैंक रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएंगी और LRR में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये है हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? 3 ही हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिन का क्या मतलब होता है? मार्जिन होता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड सिक्योरिटी मॉर्गेज्ड। लोन और जो सिक्योरिटी मॉर्गेज करी है, लोन और जो सिक्योरिटी मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, उसके बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जनता जो है 100 रुपए का लोन लेने के लिए अगर जाती है, 100 रुपीज का अगर लोन लेने के लिए जाती है, तो बैंक इसको बोलता है भैया 120 रुपए की सिक्योरिटी लेके आओ। सिक्योरिटी का अमाउंट हमेशा लोन अमाउंट से ज्यादा होता है बच्चों। क्यों? ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है, सपोज 100 का लोन था और 100 की ही सिक्योरिटी मांग ली, कल को पब्लिक पैसा नहीं चुका पा रही, जब आप सिक्योरिटी को बेचने गए तो आपको पता चला कि भैया सिक्योरिटी की तो वैल्यू ही 90 हो चुकी है, कम हो गई है। यूजुअली वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन अगर हो गई फिर बैंक का तो घाटा हो गया। तो बैंक हमेशा इस रिस्क को कवर करने के लिए सिक्योरिटी का अमाउंट हमेशा ज्यादा रखता है कि सिक्योरिटी की वैल्यू कम भी होगी तब भी हम लॉस में ना जाएं। तो जो डिफरेंस है ना लोन और सिक्योरिटी के बीच में, ये 20 रुपए का जो डिफरेंस है, इसको मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जिसको 100 रुपए का लोन चाहिए वो शायद 120 रुपए की सिक्योरिटी ले आए तो लोन उसको मिल जाएगा। अब अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ने नहीं देना है, यानी हम चाहते हैं कि मनी सप्लाई ना बढ़े, मनी सप्लाई कम रहे इकोनॉमी में, लोन कम ले पब्लिक, तो क्या किया जाए? सोचो जरा, पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से, अभी के अभी हम क्या ऐसा करें कि जनता लोन ना ले सिक्योरिटी में, मार्जिन की हेल्प से? क्या करें? तो हम लोग ऐसा करेंगे भैया, मार्जिन को बढ़ा देंगे। हम बोलेंगे भैया मार्जिन अब 20 नहीं 80 का मार्जिन कर दो। तो अगर 100 का लोन लेना है तो 180 की सिक्योरिटी लेके आओ। अब बताओ, अगर 100 का लोन लेना है तो 120 की सिक्योरिटी तो शायद कोई ना कोई अरेंज कर देता, 180 की सिक्योरिटी तो कम ही लोग अरेंज कर पाएंगे। कम लोग अरेंज कर पाएंगे तो कम लोगों को लोन मिलेगा, कम लोगों को लोन मिलेगा तो अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बच्चों हम लोग मार्जिन को भी क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, मार्जिन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। मॉरल सुएशन बड़ा आसान है। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि सभी बैंकों की एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है ना। जैसे हम घर में हैं तो हमें अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात माननी पड़ती है, इसी तरीके से सभी बैंक्स का एक मॉरल ड्यूटी है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जो RBI बोलेगा उन्हें मानना पड़ेगा भाई। नहीं मानेंगे तो दिक्कत रहेगी। तो अगर RBI ने बोला कि भैया लोन नहीं देना तो नहीं देना, चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन बढ़वाओ, चाहे आप पब्लिक को किसी भी तरीके से टालो, फिलहाल मनी सप्लाई ज़्यादा है, फिलहाल हमें लोन नहीं देना। तो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए RBI क्या बोलता है मॉरल सुएशन की हेल्प से? डिस्करेज लेंडिंग। भैया लेंड नहीं करना, किसी भी तरीके से आप लोग कोशिश करो कि हमें लोन नहीं देना। तो मॉरल सुएशन में हम क्या बोलेंगे? इट इज द मॉरल ऑब्लिगेशन of all the commercial banks to follow the guidelines of central bank and to control credit RBI will advise all the commercial banks to discourage lending, लोन नहीं देना भाई। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है बच्चों? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये होता है कि भैया अब आपने यहाँ पे तो सीधा बोल दिया कि लेंडिंग डिस्करेज कर दो। डिस्करेज का मतलब है कि लोन नहीं देना, कुछ भी हो जाए आपको लोन नहीं देना। अब इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्टिवली कैसे क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट सेलेक्टिवली, क्योंकि हर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को तो हम नहीं कर सकते कंट्रोल। नॉट एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हर तरीके से हम कैसे कंट्रोल करें? बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के केस में हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं, क्रेडिट राशनिंग। इंट्रोड्यूस
क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है बेटा कि आप सभी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को बड़े ध्यान से देखो, एक रेशनलाइज्ड अप्रोच के साथ एनालाइज करो, और आपको लग रहा है कि जिन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को पैसे की बहुत जरूरत है उन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तक किसी तरीके से पैसा पहुंचाओ। आपको सबका क्रेडिट बंद नहीं करना है, बहुत सेलेक्टिव सेक्टर्स का ही आपको क्रेडिट बंद करना है। तो आपको बड़े ध्यान से एनालाइज करना है। क्रेडिट कंट्रोल तो करना पड़ेगा क्योंकि मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, लेकिन आप 100% ना करके सेलेक्टिवली करो। तो यू हैव टू कंट्रोल द क्रेडिट इन अ सेलेक्टिव मैनर, दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर हम बहुत ध्यान से सेलेक्टिवली क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। समझे? तो ये थे बच्चों हमारे सारे के सारे क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स जो आरबीआई ले सकता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को ही बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं। पूरे समझा दिए। अब देखो किताबों में कैसे लिखे हैं। अगर तुम्हें सीधा पढ़ा देता ना तुम्हें कुछ समझ में ना आता। देखो, सबसे पहले रेपो रेट यानी रीपरचेज रेट, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। हमें क्या करना है इस केस में, इसको बढ़ा देना है। टू कंट्रोल क्रेडिट इसको बढ़ाना है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, टू कंट्रोल क्रेडिट इसको भी बढ़ाना है। स्क्रीनशॉट लेते चलो, आपको लिख के आना एग्जाम में कि इनको बढ़ाना है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट अपोजिट है ना, इसको भी बढ़ाना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो हम क्या करेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज करेंगे, जिससे हमारे पास मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमी में। LRR मैंने आपको बता दिया, रिजर्व्स बनाने होते हैं, जो आरबीआई के पास बनाना है CRR, जो अपने पास बनाना है SLR, इनको भी दोनों को बढ़ाना है। देन वी हैव मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन बच्चों डिफरेंस होता है सिक्योरिटी में और लोन में, मार्जिन भी हमें बढ़ा देना है। स्क्रीनशॉट लेके चलना। उसके बाद बच्चों मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये भी मैंने आपको बता दिया। मॉरल ड्यूटी होती है आरबीआई की, मॉरल ड्यूटी होती है कमर्शियल बैंक्स की आरबीआई को फॉलो करना, ठीक है। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग हम लेके आएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आते हैं वो सब आ गए, क्वालिटेटिव में क्या क्या आते हैं वो आ गए। क्वांटिटेटिव जनरल इन नेचर होते हैं, सभी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को सबको अफेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही करे जाते हैं, जैसे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, है ना। क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स टोटल क्रेडिट को कम करने के लिए होते हैं या ज़्यादा करने के लिए होते हैं, जबकि क्वालिटेटिव एक प्रॉपर डायरेक्शन के लिए बने होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बने होते हैं। क्वांटिटेटिव को हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी बोलते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्वालिटेटिव को हम सेलेक्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये तो पूरा आपने कर ही लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बेटा सेंट्रल बैंक का एक छोटा सा फंक्शन ये भी होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये एक्स्ट्रा है, आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए कि जितना भी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, जैसे अगर हम बाहर कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे, माल बाहर बेचेंगे तो वहाँ से डॉलर्स आएंगे, पाउंड्स आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उस सब की कस्टडी भी आरबीआई के पास होती है। इसका मतलब आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द कंट्री। क्या लिखा है, द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। लास्ट में सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस लिखा हुआ है। सेंट्रल बैंक सबसे सुप्रीम बॉडी है, कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक सिर्फ एक छोटा सा बैंकिंग सिस्टम का यूनिट है। उसके बाद सेंट्रल बैंक किसको कौन कंट्रोल करता है, सरकार करती है। कमर्शियल बैंक सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। देन सेंट्रल बैंक पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उसका मोटिव पैसा कमाना होता है। इशू ऑफ करेंसी सिर्फ सेंट्रल बैंक कर सकता है, ये इशू ऑफ करेंसी नहीं कर सकता। उसके बाद पब्लिक डीलिंग, इसकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, पब्लिक डीलिंग कमर्शियल बैंक्स करते हैं। फिर हम बोलेंगे एक ही सेंट्रल बैंक है हमारे पास, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट यानी कि सेंट्रल बैंक हमने कंट्रोल कह रहा हूँ अच्छे से कंप्लीट करा।
नेक्स्ट क्लास में आज ही थोड़ी देर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ले लेगा, वो भी 10-15 मिनट, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स पढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे कि कैसे बैंक पैसे से पैसा बना लेता है और हमारा बैंकिंग भी समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट करो, 1-1.5 घंटे में आएंगे फिर और जल्दी से हमारा बैंकिंग आज समाप्त कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। एक बार बुक रीडिंग ज़रूर लगाना। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बड़े आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझाया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाली वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।